नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर फैज़ान अहमद, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ परवरिश एक नई जिंदगी। आज आपसे मुखातिब हूँ अपनी इस वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है कि बच्चों की उस समस्या के बारे में जिससे हर पेरेंट्स को कभी ना कभी दो चार होना पड़ता है। खासकर वो पेरेंट्स जो पहली बार माँ बाप बने हैं, वो जब उनका बच्चा लगातार रोता रहता है तो वो परेशान हो जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि उसके रोने की वजह क्या है। दोस्तों, जीवन के पहले कुछ महीनों में क्राई करना ही एक अकेला ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा इस दुनिया से कम्युनिकेट करता है। और बच्चों का ये रोना अमूमन पहले 3-4 महीनों में सबसे ज़्यादा रहता है और पेरेंट्स उसके रोने की वजह को जब समझ नहीं पाते हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। वो कभी कभी अपना आपा खो देते हैं और ऐसे में बच्चे को खतरा होने की भी संभावना रहती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं बच्चों के रोने की सबसे कॉमन वजह क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, बच्चों के रोने का पहला कारण होता है बच्चे का भूखा होना, जिसे हम हंगर क्राई कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे का पेट जो होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए वो ज़्यादा फीड एक बार में होल्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग रिपीटेडली हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, हंगर क्राई से पहले बच्चा करीब 10 से 15 मिनट पहले कुछ क्यूज देता है जिसे हम लोग हंगर क्यूज कहते हैं। अगर पेरेंट्स इस हंगर क्यूज को समझ जाए तो बच्चा कभी भूख से नहीं रोएगा। ये हंगर क्यूज क्या होते हैं? पहला हंगर क्यू होता है बच्चा अपनी मुट्ठियों को बंद करके अपने हाथ को अपने मुंह की तरफ ले जाता है, उंगलियों को चूसने की या हाथ को चूसने की कोशिश करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चा भूखा है। दूसरा हंगर क्यू है कि बच्चा रूटिंग रिफ्लेक्स को शो करता है कि अगर हम बच्चे के दाईं तरफ, बाईं तरफ या ऊपर या नीचे की तरफ कोई चीज को टच कराते हैं या उंगलियों से टच करते हैं तो बच्चा उस तरफ को मुंह ले जाता है। दैट इज कॉल्ड रूटिंग रिफ्लेक्स। तीसरी चीज होती है निपिल डाइव। अगर बच्चे को माँ या कोई पेरेंट्स अपनी गोद में लेते हैं तो निपिल की तरफ डाइव करता है कभी कभी, दैट इज कॉल्ड निपिल डाइविंग। वो भी एक हंगर क्यू है। इसी तरीके से बच्चा कुछ और हंगर क्यूज को देता है, जैसे कि बच्चा अपने मुंह को बहुत ज्यादा चलाता है और अपने जबान को बाहर की तरफ ढकेलता है और एक अजीब सी आवाज निकालता है जिसे हम लोग नेह साउंड कहते हैं। नेह साउंड कभी कभी हंगर क्राई साउंड भी कहलाती है। तो इन क्यूज को अगर हम ध्यान दें तो बच्चे के रोने से पहले भी बच्चे को चुप करा सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा इनमें से कोई सा क्यूज दे रहा है, हंगर क्राई शो कर रहा है, तो आप फौरन अपने बच्चे को गोद में उठाएं और उसको माँ का दूध या जो भी अवेलेबल दूध हो पिलाएं बच्चे को। दोस्तों, बच्चों के रोने की दूसरी सबसे कॉमन वजह होती है डायपर का वेट होना। और जब बच्चा इस डिस्कम्फर्ट की वजह से रोता है तो उसकी रोने की आवाज में एक अजीब सा इरिटेटिंग इफेक्ट होता है और वो अपने पैरों को, हाथ पैर को बहुत ज्यादा चलाता है और अपनी बैक को आर्च करता है, पीछे की तरफ मोड़ लेता है और कभी कभी बच्चा अपने मुंह से एक अलग से साउंड निकालता है जिसे हम लोग हे साउंड कहते हैं, जो बच्चे के डिस्कम्फर्ट को दर्शाती है। मतलब अब बच्चे के डायपर को चेंज करने का टाइम है और हमें बच्चे के डायपर को रेगुलर 2 से 3 घंटे में चेक करते रहना चाहिए, या तो ऐसे डायपर का यूज करना चाहिए जिसमें फिटनेस इंडिकेटर्स आते हैं और उससे काफी आसानी हो जाती है आपको डायपर चेंज करने में। जब भी आप बच्चों के डायपर को चेंज करें तो कोई इमोलिएट क्रीम या डायपर क्रीम जरूर लगाएं, जैसे कि बिफोर नैपिंग, ताकि बच्चे को डायपर रैश ना हो। और दोस्तों, कोशिश करें कि बच्चे को हर दिन 2 से 4 घंटे या ज्यादा से ज्यादा वक्त डायपर फ्री रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, बच्चों के रोने का तीसरा प्रमुख कारण होता है जब बच्चा थका हुआ हो और स्लीपी हो और ऐसे में सो ना पा रहा हो। तो बच्चा ऐसे में अपने हाथों से अपनी आंखों को, कानों को रब करता है और इरिटेटिंग साउंड निकालता है जिसे हम लोग ओ साउंड कहते हैं। इसका मतलब है कि इस थके हुए बच्चे को सुलाने की ज़रूरत है और उसके लिए बच्चे को टॉवेल में अच्छे से रैप कर दें, फिर सर और मुंह के हिस्से को खुला रखें, जिससे बच्चे को माँ के पेट जैसी फीलिंग आती है और इस नेस्टिंग पोजीशन में बच्चा आसानी से सो जाता है। कभी कभी जब बच्चा ना सो रहा हो तो उसे बाहर कंधे से लगा के टहलाएं या फिर स्ट्रॉलर में ले जाके बाहर टहलाएं, इससे बच्चे को नींद आ जाती है। हाँ, बच्चा अगर शोरगुल के माहौल में हो तो शोरगुल के माहौल को कम कर दें और रूम में लाइट धीमी कर दें। दोस्तों, बच्चों के रोने का अगला कारण है कि बच्चा फीड लेने के बाद अच्छे से बर्प नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, जब बच्चा फीड करता है, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो या बॉटल फीडिंग, तो सकिंग मूवमेंट के साथ अच्छी खासी हवा भी स्वेलो कर लेता है। ये हवा बच्चे के पेट में जाती है और डिस्कम्फर्ट पैदा करती है। इस प्रोसेस को हम लोग एरोफेजिया बोलते हैं। दोस्तों, हम बर्पिंग का सही तरीका अपनाकर बच्चे को इस डिस्कम्फर्ट से निजात दिला सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि 3 खास तरीके क्या है बर्पिंग के। हम टेडी की मदद से 3 तरीकों को समझेंगे। पहला जो सबसे कॉमन तरीका है बच्चे को बर्प कराने का, कि बच्चे को फीडिंग कराने के 10 मिनट बाद
हर 10-10 मिनट पे बर्पिंग करानी चाहिए और फीडिंग कराने के बाद बच्चे को ऐसे कंधे से लगा लें। कंधे से इस तरीके से लगाएं कि बच्चे की जो नाक है वो कंधे के पीछे चली जाए और बच्चे का जो पेट है वो पेट वाला हिस्सा आपके कंधे से दबना चाहिए। और दूसरे दाएं हाथ से बच्चे को नीचे से सपोर्ट करें और बाएं हाथ से कप बना करके आप बच्चे को दोनों स्कैपुलर बोन के बीच में बर्पिंग ऐसे करें, पैटिंग मूवमेंट करें, जिससे बच्चा बर्प कर लेता है। और दूसरा तरीका है कि बच्चे को अपने पैर पे इस तरीके से बिठा लें। एक हाथ से आप बच्चे के सर को और आगे चेस्ट को सपोर्ट करें और दूसरे हाथ से ऐसे कप बनाकर दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में ऐसे कपिंग से ऐसे पैटिंग मूवमेंट करें, इससे बच्चा बर्प ले लेता है। और फिर तीसरा तरीका है कि बच्चे को अपने पेट पर इस तरीके से लेटा लें, बच्चे के चेहरे को और चेस्ट को एक हाथ से सपोर्ट करें और दूसरे हाथ से बच्चे को शोल्डर ब्लेड के बीच में पैटिंग मूवमेंट करें, कप बना करके। तो बच्चों इन 3 तरीकों से आप जो है बच्चों को डकार दिला सकते हैं, जिससे आपका बच्चा फिर अच्छे से दूध पीने लगेगा। क्योंकि जब ये गैस बच्चे के पेट में बनी रहती है और बच्चा बर्प नहीं करता है तो कभी कभी ये दूध हवा के साथ बाहर निकलता है और वेजिटेशन के फॉर्म में, जिससे बच्चे को काफ़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है और पेरेंट्स भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एक चीज़ और है, तीनों तरीके से बर्प कराने के बाद भी आप कोई सा एक तरीका अपना सकते हैं। वैसे तो अगर बच्चा डकार नहीं लेता है तो कभी कभी हम सलाह देते हैं कि बच्चे को पे जब लेटाएं बर्प कराने के बाद तो ऐसे बाईं करवट लेटा दें, पीछे तकिए का सहारा देकर के। इससे भी बच्चा थोड़ी देर में दाईं तरफ पेट होता है तो पेट दबने से बच्चा डकार ले लेता है और गैस पास हो जाता है। तो दोस्तों, बच्चों के रोने का अगला प्रमुख कारण है जब बच्चे के दांत निकल रहे हों, जिसे हम लोग टीथिंग कहते हैं। इस क्राई को पहचानने के भी 2 तरीके हैं। जब बच्चे को टीथिंग हो रही होती है तो इसके 2 साइन हैं। एक तो बच्चा बहुत ज़्यादा सलाइवेशन करता है और लार बहुत ज़्यादा निकाल रहा होता है, और दूसरा साइन है कि बच्चे के हाथ में जब भी कोई चीज़ दे दी जाए तो उसको मुंह में डाल करके उसको कुतरने लगता है और चबाने लगता है। तो इस टीथिंग पेन को रिलीव करने का बहुत आसान तरीका है कि बच्चे को कोई मसूड़ों पे मसाज कर दें, या फिर बच्चे को कोई टीथर दे दे, धुला हुआ साफ टीथर दे दे, या बच्चे को कभी कभी धुला हुआ साफ कपड़ा या कोई पिप भी दे दे, तो जिसको बच्चे को मुंह में लेके सूत हो जाता है और उससे टीथिंग पेन में उसको आराम मिलता है। लेकिन इसमें पेरेंट्स के अक्सर सवाल होते हैं कि क्या हमें कोई दवा देनी चाहिए। तो अमूमन टीथिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई भी पेडियाट्रिशियन आपको कोई दवा नहीं लिखता है। हाँ, कभी कभी किसी बच्चे को ज़्यादा तकलीफ होने की होती है तो वो अपने पेडियाट्रिशियन की सलाह ले सकता है और मसूड़े पे लगाने की कुछ जेल आते हैं जिससे बच्चे को आराम मिल जाता है। दोस्तों, बच्चों का रोने का अगला प्रमुख कारण है कोलिक या कोलिकी पेन। और ये इतना कॉमन है कि 5 में से हर एक बच्चे को ये कोलिकी पेन होता है। पर कोलिकी पेन कहने के लिए जब ये पेन बच्चे को एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा हो या हर हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा हो और ऐसा लगातार 3 हफ्ते तक हो, तभी हम इसे कोलिक की संज्ञा दी जाती है। उससे पहले इसको कोलिकी पेन नहीं बोलते हैं। अक्सर ये पेन बच्चों को शाम के वक्त या रात के वक्त ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसको इवनिंग कोलिक भी कहते हैं। अमूमन जब बच्चा कोलिक से रोता है तो बच्चा बहुत ज्यादा रोता है और रो रो कर अपने चेहरे को लाल कर लेता है और ठीक से सो भी नहीं पाता है, और ऐसे में बच्चे को चुप कराना भी मुश्किल होता है। जब हम बच्चे को देखते हैं तो पाते हैं कि बच्चा जो है पेट थोड़ा सा फूला हुआ है, बच्चा अपने थाइस को अपने पेट पर मोड़ कर रखा हुआ है। ऐसा करने से शायद उसे थोड़ा आराम मिलता है। कोलिक को कम करने के लिए पेरेंट्स को ये समझाना जरूरी है कि इसमें परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होता है और अपने आप चला जाता है। पर इसमें बच्चे को आराम पहुंचाने के लिए हम कुछ चीजों को कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को वॉकर पे लेकर के बाहर टहलाएं या कार में लेकर बाहर घुमा लाएं। इससे बच्चा चुप हो जाता है। कभी कभी बच्चे के पेट पर कोई हल्का ऑयल लगा करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाभि के चारों तरफ मसाज करने से भी बच्चे को आराम मिल जाता है। अगर इन चीजों से भी बच्चे को आराम नहीं मिलता है तो आप बच्चे को अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह ले सकते हैं, और डिल आयल और फेनिलायल जैसे बहुत से कॉम्बिनेशन है, या फिर थाइमेथिकॉन ड्रॉप बच्चे को दी जा सकती है, जिससे बच्चे को कोलिक में आराम मिल जाता है। दोस्तों, बच्चों के रोने का एक और कॉमन कारण होता है, वो होता है ओवर स्टिमुलेशन। ऐसा तब होता है जब बच्चा कभी किसी वजह से बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाए, जैसा कि तब होता है जब घर पे बहुत से मेहमान आए हुए हो या हम बाहर किसी पार्टी में या भीड़ भाड़ वाली जगह में जाए हों। तो वहाँ बच्चा बहुत देखा होगा आपने कि बच्चे कभी कभी कुछ बहुत ज्यादा रोते हैं। तो उसका रीजन होता है बच्चा बहुत ज्यादा शोरगुल से परेशान होकर वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे को चुप कराने का आसान तरीका है कि आप बच्चे को भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर ले जाएं और कम रोशनी की जगह में ले जाएं, उसे कंधे से लगा के टहलाएं। अक्सर अमूमन बच्चा आसानी से इसमें चुप हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और प्रमुख कारण होता है बच्चे के रोने का, कि जब बच्चे को आप कहीं अकेला अनअटेंडेड
छोड़ देते हैं तो बच्चा डर के मारे रोने लगता है। तो ऐसे में बच्चा जब रोता है तो इस रोने को हम लोग कॉलिंग क्राई भी बोलते हैं। और इस कॉलिंग क्राई की एक विशेषता होती है कि अमूमन ये बच्चा रिपीटेड साइकिल में करता है, जैसे 5 से 6 सेकंड के लिए रोता है, फिर 10 से 15 सेकंड के लिए शांत हो जाता है। और अगर इस कॉलिंग क्राई को हम अटेंड नहीं करते हैं तो बच्चे की ये साइकिल रिपीटेडली चलती रहती है। अगर आपका बच्चा कॉलिंग क्राई कर रहा है तो फौरन आप बच्चे के पास जाएं, बच्चे को गोदी में ले, कडल करें और उसे कंधे से लगाकर टहलाएं, बच्चा फौरन चुप हो जाता है। एक और खास कारण बच्चों के रोने का जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो होती है अनकंफर्टेबल क्लॉथिंग, यानी बच्चे को बहुत ज्यादा ठंडा कर देना या बच्चे को बहुत ज्यादा गर्म कर देना। तो हम अक्सर देखते हैं कि जाड़े के दिनों में हम पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा कपड़े में लपेट देते हैं, जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है और रोने लगता है। इसका सही तरीका क्या है? अमूमन हम समझाने के लिए बच्चों को बोलते हैं कि आप बच्चों को उतने कपड़े पहनाएं जो आपसे एक ज्यादा हो। जैसे इस महीने में इस मौसम के हिसाब से मैंने 2 कपड़े पहने हुए हैं, तो आप अपने नवजात शिशु या छोटे बच्चे को 2 से 1 ज्यादा यानी 3 कपड़े पहनाएं, इससे बच्चा कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरीके से अगर आपका बच्चा अनकंफर्टेबल क्लॉथिंग की वजह से रोकता है तो आप उसके कपड़े को कम कर दें और उससे बच्चे को आराम मिल जाएगा और बच्चा चुप हो जाएगा। कभी कभी बच्चे की रोने की वजह जब नहीं मिलती है तो उसकी अक्सर वजह उसकी त्वचा, उसकी स्किन में छुपी होती है। तो कभी कभी बच्चा त्वचा संबंधी समस्याओं को भी लेकर रोता है। तो अगर आपको बच्चे की रोने की कोई वजह नहीं मिल रही है तो आप बच्चे को प्रॉपरली अनड्रेस कर दें और अनड्रेस करके बच्चे को पूरा एग्जामिन करें। हो सकता है कहीं इंसेक्ट बाइट हो या कहीं एलर्जी या कहीं कोई रैश छुपा हुआ हो जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है। तो कृपया इस पे जरूर ध्यान दें। सर्दी के मौसम में बच्चों के रोने का एक कॉमन कारण होता है उनका सर्दी जुकाम से जकड़ जाना और खासकर नाक का बंद होना। तो हम पेरेंट्स को जरूर इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जाड़ों के दिनों में जब बच्चों की नाक बंद हो तो हम उसमें नेजल ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप जो कि बच्चों में प्रिस्क्राइब की जा सकती है, जिससे बच्चे की नाक खुली होगी और बच्चा रोना कम कर देगा। हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है जो नवजात शिशु जब पैदा होता है तो दे आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर, वो सिर्फ नाक से सांस ले सकते हैं, मुंह से सांस नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से जब बच्चे की नाक बंद होती है तो अपनाता है और बहुत ज्यादा रोता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह से ले सकते हैं और अगर सर्दी है तो उसकी कुछ दवाएं ले सकते हैं अपने पीडियाट्रिशियन से। इससे बच्चे को आराम मिलता है, वो आराम से सोता है और रोना बंद कर देता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी बच्चों के रोने की आखिरी वजह 12वीं वजह की तरफ, जो कि होती है बच्चे का बीमार होना या फीवर का होना। और अमूमन जब बच्चा रोता है तो पेरेंट्स उसके रोने के तरीके से वाकिफ होते हैं, लेकिन जब बच्चा लगातार रोता है तो और बीमारी की वजह से रोता है तो लगातार रोता है और ये रोने का तरीका बच्चे का क्राई थोड़ी हार्ड होती है और परसिस्टेंट होती है, जिससे पेरेंट्स पहचान सकते हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ बीमारी या परेशानी है। तो ऐसे क्राई अगर आपका बच्चा कर रहा है तो आप ध्यान दें कि और भी साइंस क्या होते हैं कि बच्चे को फीवर है, बच्चे को खांसी जुकाम है, बच्चे की पसली चल रही है, बच्चा लिथार्जिक है, बच्चा वोमिटिंग कर रहा है। तो ऐसा कोई भी डेंजर साइन मिलने पे आप फौरन अपने पीडियाट्रिशियन को सलाह लें और उन्हें दिखाकर सही उपचार कराएं। दोस्तों ये थी बच्चों के रोने की कॉमन 12 वजह जिसे हमने एक एक करके डिस्कस किया और उनकी रेमेडीज भी आपको बताया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हुई होगी। अगर इससे संबंधी स्वास्थ्य संबंधी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल परवरिश एक नई जिंदगी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपसे और भी जानने वाले लोग इससे फायदा उठा सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।